हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हमने निशुल्क शिक्षा की शुरुआत की और फिर क्रमबद्ध तरीके से हमने निशुल्क रूप से सभी टॉपिक्स को पढ़ा। इस टॉपिक की पहचान क्रमबद्धता है। इसी क्रम में हमने अब सोशियोलॉजी पढ़ना शुरू किया है। सोशियोलॉजी एक बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट सब्जेक्ट है, इसलिए इसको हम क्रमबद्ध रूप से उस शब्दावली के साथ पढ़ा रहे हैं जिसकी आवश्यकता आंसर राइटिंग में होगी। चलिए आज के हम सेकेंड यूनिट के सेकेंड लास्ट टॉपिक पर बात करते हैं, जो कि वर्तमान बहस आधुनिक भारत में परंपरा और आधुनिकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम मूलभूत सिलेबस पे आ जाते हैं। बार बार कहा जाता है मेरे द्वारा कि आप सिलेबस को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। सिलेबस अच्छे से याद होने से आपका फायदा उठाने वाले जो बहुत सारे लोग हैं वो आपका कम फायदा उठा पाएंगे। ऐसे लोग जो कि कुछ तो भी पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लोग वो पढ़ाते हैं जो उन्हें याद होता है, जबकि आज की जो मांग है, परीक्षा की जो मांग है, वो केवल सिलेबस को कट टू पॉइंट सिलेबस के अनुसार, अभी जो व्यवस्था है उसके अनुसार पढ़ना होता है। दूसरी यूनिट हमने पढ़ना शुरू किया। पहली यूनिट हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसका ये 35वां लेक्चर होगा। इसमें सेकेंड लास्ट टॉपिक दिया हुआ है वर्तमान बहस भारत में परंपरा एवं आधुनिकता। इस पर फोकस करते हैं, परंपरा एवं आधुनिकता क्या होती है। सबसे पहले थोड़ा सा कनेक्शन देख लेते हैं दोनों के बीच, क्योंकि जब भी आप प्रश्न का आंसर लिखेंगे तो आपको कुछ भूमिका के रूप में बातें याद होनी चाहिए। वैसी बातें मैं आपको कुछ बता देता हूं, दो तीन। परंपरा और आधुनिकता परस्पर विपरीत होते हैं। कैसे होते हैं ये? एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जहां परंपरा कहती है कि हमें पर्दा करना चाहिए, वहीं आधुनिकता कहती है कि नहीं, हमें जींस टी शर्ट पहनना चाहिए। जहां परंपरा कहती है कि नहीं, हमें अपनी जाति में ही विवाह करना चाहिए, आधुनिकता कहती है कि भैया जो अच्छा लगे उससे विवाह करना चाहिए। दोनों के विपरीत विचारधाराएं हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों के विपरीत होते हुए भी एक दूसरे के पूरक हैं। अर्थात क्या कहा जा रहा है कि एक के बिना दूसरा पूरा ही नहीं होगा, दूसरे के बिना पहला पूरा नहीं होगा। परंपरा जहां किसी समाज या देश को समृद्ध बनाती है, किसी भी समाज की समृद्धि कैसे आकी जाएगी? उस देश में चलने वाली नियमों, परंपराओं, जो व्यवस्था है उससे। वहीं आधुनिकता उसे गतिशीलता प्रदान करती है। गतिशीलता क्या होता है? वो समाज जो चलता रहे, आगे बढ़ता रहे, उसे गतिशील समाज कहते हैं। तो किसी भी समाज की गतिशीलता मतलब समाज में विकास होता रहे, विकास को कहते हैं। अगर समाज धीरे धीरे विकसित हो रहा है तो उसे हम गतिशील समाज कहेंगे। तो समाज में गतिशीलता के लिए क्या जरूरी है? आधुनिकता जरूरी है। क्या जरूरी है? आधुनिकता जरूरी है। जिस समाज में जितनी ज्यादा आधुनिकता आती जाएगी उतना समाज आगे बढ़ते हुए गतिशील होता जाएगा। तो एक बार फिर से इसे एक बार रीड कर लीजिए। परंपरा एवं आधुनिकता परस्पर विपरीत होते हुए भी एक दूसरे के पूरक है। परंपरा जहां किसी समाज या देश को समृद्ध बनाते हैं, वहीं आधुनिकता उसे गतिशीलता प्रदान करती है। बहुत अच्छी बात है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऐसे ही एक और बात पढ़ लेते हैं। आधुनिकता हमें हमें उड़ने के लिए पंख देती है। भाई आपको विकास का मार्ग कौन खोल कर देगा? आधुनिकता खोल कर देगी। हमने लिखा आधुनिकता हमें उड़ने के लिए पंख देती है, तो परंपरा हमें जमीन से जोड़ कर रखती है। बहुत अच्छी सी बात है ये। ऐसी बातों का उपयोग करके जब हम प्रश्न को लिखते हैं तो फिर हमारी बातें जो है वह स्वतः सिद्ध लगती हैं। इस प्रकार परंपरा और आधुनिकता में सामंजस्य अतीत के गौरव को बनाए रखने के साथ साथ समाज को उन्नति एवं समृद्धि की ओर अग्रसर करता है। बहुत अच्छी लाइनों के साथ हमने ये बात को पढ़ा। अब हम पहले परंपरा क्या होती है उस पर बात करने वाले हैं, फिर हम आधुनिकता क्या होती है उस पर बात करेंगे, और फिर दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ करके देखेंगे। ये तीन आयाम इस प्रश्न में होंगे। सबसे पहले परंपरा, जिसे हम इंग्लिश में ट्रेडिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेडिशन कहा जाता है परंपरा को अंग्रेजी भाषा में। ट्रेडिशन है क्या, ये समझ लेते हैं।
देखिए ट्रेडिशन का विकास कैसे हुआ ये थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको शायद बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। आज से 10 साल पहले तक कोई भी व्यक्ति ये मेरे जैसी बियर्ड्स नहीं रखता था। मतलब बड़ी बड़ी दाढ़ी रखने वाले को हम या तो आलसी कहते थे या फिर हम उसे चोर उचक्का ऐसा कुछ समझते थे। हमारी समाज में ये मान्यताएं थी। लेकिन एक आदमी के मन में सबसे पहले विचार आया होगा कि यार क्यों ना मैं बड़ी बड़ी दाढ़ी रखूं, बड़ी बड़ी शेविंग रखूं। उसने ऐसा किया, उस विचार को उसने रोज ऐसा करना शुरू किया। मतलब हर बार वो ऐसा ही करता था, वो बड़ी बड़ी दाढ़ी रखता था। पहले बड़ी दाढ़ी रखने का केवल जो व्यवस्था थी वो केवल सिखों में थी, लेकिन वहां एक विशेष प्रकार की व्यवस्था है, वो पगड़ी भी पहनी जाती है, सिख धर्म का वो मूल आधार है। लेकिन हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म या अन्य धर्मों में अलग अलग प्रकार की व्यवस्था है। मैं अभी भारत की वर्तमान समाज में जो दृष्टि दिखाई देती है उस पर बात कर रहा हूं। आजकल भारत का जो युवा है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, वो ऐसी बियर्ड रखने पसंद करता है। इसकी शुरुआत कैसे हुई होगी? सबसे पहले एक आदमी को एक विचार आया होगा, उस विचार को उसने अपने व्यवहार रूप में ला करके रोज 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 हर बार ऐसा किया होगा, तब वो आदत रूप में बदल गया होगा। जब दूसरे लोगों ने देखा होगा कि यार ये तो बहुत अच्छा दिखाई देता है, हैंडसम दिखाई देता है, स्मार्ट दिखाई देता है इस बियर्ड में, तो उन्होंने भी उस विचार को अपना लिया होगा। जब एक बड़े स्तर पर लोग इस विचार को अपना लेते हैं तो वो उन लोगों का अर्थात जनता की एक रीति बन जाती है, तो उसे हम जन रीति कहना शुरू करते हैं। फिर जब ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने लगती है या एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी के लोग इसे अपना लेते हैं तो ये परंपरा बन जाती है। पीढ़ी दर पीढ़ी होना जरूरी है परंपरा बनने के लिए। परंपरा जब और ज्यादा विकसित हो जाए और उसका या तो उपयोग रह जाएगा या वो अनुपयोगी हो जाएगी, तो जब उसका उपयोग रह जाता है रहता है तो वो संस्था बन जाती है, और उपयोग नहीं रहता तो वो रूढ़ी बन जाती है। एक बार इस उदाहरण को मैं बहुत आराम से आपको फिर से समझा दूं। सबसे पहले आता है विचार। जब विचार को कोई व्यक्ति इंप्लीमेंट करता है, व्यवहार, विचार माने कोई उसके सोचा समझा हुआ आइडिया, आइडिया कह दूं मैं इसे। सबसे पहले किसी एक व्यक्ति को आता है आइडिया। अब बहुत ध्यान से सुनना, इसे मैं रूढ़ी का एक उदाहरण रूढ़ी का लेता हूं। आज हमारी समाज में पर्दा प्रथा एक रूढ़ी है, पर्दा व्यवस्था को रूढ़ी माना जाता है। इसका एक उदाहरण समझ लो। पर्दा प्रथा आज से 400-500 साल पहले नहीं थी। 400-500 साल पहले इसका जन्म हुआ पर्दा प्रथा का। कैसे हुआ वो समझो। हमारे भारत में बहुत अच्छी व्यवस्था थी, कोई पर्दा वर्दा वर्द करने की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जैसे ही मुस्लिम आक्रमणकारी हमारे देश में 14वीं, 15वीं, 12वीं, 13वीं शताब्दी में आए तो उन्होंने इवेजन करके भारत के अलग अलग क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। और फिर ये व्यवस्था हुई कि जो सुंदर स्त्रियां होती थी उनको वो किडनैप करके या उनको बंदी बनाकर या अपने हरम में रखते थे। उनके समाज में ये व्यवस्था प्रचलन में थी, क्योंकि वहां एक से अधिक शादी करने का व्यवस्था है। और वैसे भी जो राजा या जो उच्च अधिकारी वर्ग होता था वो अनेक स्त्रियों से संबंध रखता था। ऐसे में भारतीय लोगों को सामने एक नया चैलेंज, भारतीय लोगों के सामने या हिंदुस्तानियों के सामने एक नया चैलेंज आया कि अब क्योंकि हमारी स्त्रियां सुंदर भी हैं, दिखती अच्छी हैं, तो बाहर का कोई आक्रमणकारी किसी हमारी स्त्री, बहन, बेटी को उठाकर ले जाए, इससे बड़ी कोई अव्यवस्था नहीं हो सकती, इससे बड़ा कोई हमारे लिए कलंक नहीं हो सकता। तो किसी एक व्यक्ति के विचार में, उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति के विचार में, एक पंडित के विचार, दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना इन लोगों में देखा जा रहा है जब भी कोई व्यक्ति किसी महिला को किडनैप करता है, उठाकर ले जाता है, जबरदस्ती करता है, तो उसका मूल आधार होता है शारीरिक सुंदरता। तो क्यों ना मैं अपनी बेटी को ढक दूं। तो उसने अपनी बेटी को आदेश दिया कि आप जब भी, अब अपने विचार है, अभी सबसे पहले आइडिया आया कि जब भी आप कुएं पर पानी भरने जाएंगे, नदी पर पानी भरने जाएंगे या घर से बाहर निकलेंगे तो आप अपने मुंह को ढक कर जाएंगे, आपके शरीर को ढक कर जाएंगे, ताकि आपकी सुंदरता किसी को दिखाई ही ना दे। ये विचार उन्होंने व्यवहार रूप में लाया। रोज रोज वो लड़की ऐसा ही करने लगी तो वो आदत बन गया। तो आदत जब ये बना तो दूसरे लोगों ने देखा कि यार इसकी बेटी की तो रक्षा हो रही है, बाकी लड़कियों की जो है वो इज्जत लूटी जा रही है या कुछ ना कुछ हो रहा है।
बाकी सब लोगों ने भी इसे उसी रूप में अपना लिया। जब जनता ने इसे अपना लिया तो ये बन गई जनरीति। क्या बन गई? जनरीति। जनरीति बन गई। लेकिन जब ये पीढ़ी दर पीढ़ी, क्या बोल रहे हैं हम, ये व्यवस्था जब पीढ़ी दर पीढ़ी चलने लगी, तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली इस व्यवस्था का नाम पड़ गया परंपरा। अब परंपरा जब कोई चीज बन जाती है तो उसके बाद उसके दो आयाम होते हैं, या तो उसका उपयोग रहेगा समाज के लिए, या वो अनुपयोगी हो जाएगी समाज के लिए समय के साथ धीरे धीरे। क्योंकि पर्दा प्रथा समाज के लिए अब अनुपयोगी हो गई। मुस्लिम आए थे, उन्होंने राज किया, चले गए, या वो अंग्रेजों ने उनको हराया, अंग्रेजों ने राज किया, वो भी चले गए, भारत स्वतंत्र हो गया। 400-500 साल हो गए यहां से यहां तक, और इन 400-500 सालों में अनेक आक्रमणकारियों ने सब कुछ हुआ, लेकिन हमारी समाज में एक व्यवस्था आ गई, पर्दा प्रथा। अब क्योंकि आज की तारीख में ना तो कोई किसी महिला को देख करके, उसकी सुंदरता को देखकर उसे किडनैप कर रहा है, ना ही कोई इस प्रकार की हमारे समाज में समस्या विद्यमान है। तो अब क्योंकि पर्दा प्रथा का उपयोग ही नहीं रह गया है, इसलिए ये बन गई रूढ़ी। रूढ़ी किसे कहते हैं? ऐसी कोई सामाजिक परंपरा जिसका समाज में कोई उपयोग ना रह गया हो, तो उसे हम कह देते रूढ़ी। अगर उसका उपयोग होता तो फिर समाज उसके लिए कुछ नियम बना देता, कुछ कायदे या कुछ व्यवस्था बना देता, जिससे एक संस्था का जन्म हो जाता। आगे मैं इस संस्था का उदाहरण लेकर भी इसी बात को बताऊंगा। शायद इस चार्ट से आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि परंपरा होती क्या है। परंपरा कोई ऐसा विचार होता है जिसे समाज के सभी नागरिकों ने समान रूप से अपनाकर उसे व्यवहार रूप में परिणित किया हो, या रोज समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली कोई ऐसी व्यवस्था जिसे समाज के सभी व्यक्ति अपने पूर्वजों द्वारा पालन किए जाने के कारण पालन करते हैं, उसे हम परंपरा कहते हैं। तो ऐसी परंपराएं अनेक हमारी समाज में विकसित हुई। परंपरा का साधारण सा अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। आज ऐसा ही एक उदाहरण देख लेते हैं। आज से 1500 साल पहले हमारे समाज में विवाह नाम की कोई बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी। विवाह कौन करेगा, किससे करेगा, ये कोई बहुत विशिष्ट व्यवस्था नहीं थी। शुरुआत में एक व्यक्ति को आया होगा विचार कि क्यों ना एक स्त्री और एक पुरुष को साथ में रहने के लिए एक परंपरा का पालन या एक ऐसा व्यवस्था बनाई जाए जिससे माध्यम से स्त्री पुरुष दोनों साथ में रह सके। वो विचार व्यवहार में बदला होगा, व्यवहार जनता द्वारा अपना लिया गया होगा, तो जन रीति में बदल गया होगा। जन रीति जो है वो आगे चलकर परंपरा में बदली होगी, क्योंकि उसकी समाज में उपयोगिता थी, इसलिए उसके कुछ नियम बनाए गए होंगे, और उसी नियम से एक संस्था का जन्म हुआ, जिससे वर्तमान में विवाह एक संस्था के रूप में समाज का मार्गदर्शन कर रही है। उम्मीद है कि इतना समझने पर या इतनी बातें सुनने पर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि परंपरा होती क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सोशियोलॉजी के टर्म में परिभाषाओं में लिखेंगे क्या, वो देख लेते हैं। परंपरा या ट्रेडिशन। परंपरा अंग्रेजी भाषा के ट्रेडिशन की उत्पत्ति है, जो ट्रेडर शब्द से बना है, शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है सौंपना या हस्तांतरित करना। अर्थात जब कोई समाज अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ व्यवस्था या कुछ विचार सौंप कर चली जाती है, तो उसे कहते हैं परंपरा। आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिशन का संस्कृत शब्द परंपरा है, जिसका अर्थ है ऐहिक या विरासत में मिलना। तो हम लोगों को, हमारे बुजुर्गों, हमारे वरिष्ठों द्वारा जो विरासत में मिला, वही परंपरा है, वही विरासत है। ट्रेडिशन शब्द ट्रेडर से बना है, जिसका अर्थ है सौंपना या विरासत। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार परंपरा का संबंध उन बातों से है जो अत्यंत प्राचीन काल से चली जा रही हैं, और जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती हैं। याद रखिएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है, ये मूल शब्द है। आगे बढ़ते हैं। परिभाषा देख लेते हैं इसकी। गिन्सबर्ग नाम के जो समाजशास्त्री हैं, वो परंपरा की परिभाषा कहते हैं, परंपरा का अर्थ उन संपूर्ण विचारों, आदतों, प्रथाओं के योग से है। उन संपूर्ण विचारों, आदतों,
और प्रथाओं के योग से है जो एक समूह की विशेषता है तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती रहती हैं। वही बात है जो मैंने आपको समझाई, गिन्सबर्ग अपने शब्दों में उसे कह रहे हैं। आगे हम रॉस नाम के जो समाजशास्त्री उनकी परिभाषा भी याद रख लें। रॉस क्या कह रहे हैं? रॉस कह रहे हैं कि चिंतन और विश्वास करने की विधि का हस्तांतरण ही परंपरा है। रॉस ने बड़ी सीधी बात कह दी, चिंतन अर्थात विचार, चिंतन और विश्वास, चिंतन और विश्वास करने की विधि का हस्तांतरण ही, हस्तांतरण जरूरी है। जब भी आप परीक्षा में परंपरा शब्द लिखें, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण शब्द जरूर आना चाहिए। योगेंद्र सिंह क्या कहते हैं? परंपरा समाज की एक विरासत है जो वास्तविक सामाजिक संगठन के सभी स्तरों में व्याप्त है, जो समाज के सभी स्तरों में, सभी स्थानों पर, सभी लोगों में व्याप्त हो, वही परंपरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने 3 परिभाषाएं देख ली, परंपरा की विशेषताएं देख लेते हैं। परंपरा की क्या विशेषता है भाई? परंपराएं लंबे समय की देन होती है। अभी हमने देखा, पहले विचार आता है, फिर आदत होती है, आदत बनती है, फिर जनरीति, और फिर 50, 100, 1000 साल लग जाते हैं इन सबको विकसित होने में, जिसमें निरंतरता होती है। परंपराएं लंबे समय की देन होती है जिसमें निरंतरता होती है। परंपराओं का पालन अचेतन रूप से एवं बिना विचारों के किया जाता है। परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती हैं। परंपराओं में परिवर्तन धीमी गति से होता है। देखो भाई, पर्दा प्रथा हमने एक बार अपना ली तो हम बहुत मुश्किल से इसे बदलेंगे। ऐसे ही बहुत मुश्किल से हमने बदला सती प्रथा को। सती प्रथा भी क्या थी? एक परंपरा थी। जोहर कर लेना, ये भी क्या थी? एक परंपरा थी। तो छोटे छोटे बच्चों का विवाह, बाल विवाह एक परंपरा थी। चीजें विकसित हो गई। परंपराओं में कठोरता पाई जाती है भाई, कठोरता पाई जाती है। परिवर्तन धीमी गति से होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती हैं, ये अचेतन रूप से पालन की जाती हैं, लंबे समय में विकसित होती हैं। परंपराओं का हस्तांतरण लिखित और मौखिक दोनों रूपों में होता है। कभी कभी हमारे साहित्य में भी इनका वर्णन होने लगता है, कहीं कहीं पे केवल मौखिक रूप से चलती हैं। परंपराएं रीति रिवाज, प्रथा, रूढ़ी की तुलना में एक व्यापक अवधारणा है। परंपरा किसी समाज का ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विरासत होती है। भाई सब है, क्योंकि कोई भी परंपरा किसी समाज का इतिहास भी बताएगी, कोई भी परंपरा उस समाज की धार्मिक व्यवस्था या उसकी सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था भी बताएगी। परंपराएं परिवर्तन का विरोध करती हैं। भैया सही बात है, कोई भी परंपरा जो कि हजारों सालों से चली आ रही है वो नया चेंज लाने को विरोध करेगी। जैसे हमारे समाज में स्त्रियां साड़ी पहनती हैं, अब आज की तारीख में जींस टॉप पहनने का वो परंपरा विरोध करेगी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। परंपराओं के लिए, परंपराओं का महत्व, परंपराओं का क्या महत्व है भैया? परंपराओं का बहुत महत्व है या महत्वपूर्ण है ये हमारे लिए, इन पर फोकस करते हैं। थोड़ा महत्व पर फोकस कर लेते हैं, सीधे प्रश्न आते हैं। परंपराएं सामाजिक जीवन को सरल बनाती को क्यों हो जाती है विकसित? विकास क्यों करता है मनुष्य? अपने जीवन को सरल बनाने के लिए। हमारे व्यवहार का मार्गदर्शन करती है, सामाजिकरण में योगदान देती हैं। क्या करती हैं? हमारे व्यवहार का मार्गदर्शन करती हैं और सामाजिकरण में योगदान देती हैं। परंपराएं सामाजिक जीवन में एक रूपता लाती है। अब देखो, सब लोग पर्दा करने लगे तो एक रूपता आ गई, सब लोग साड़ी पहनने लगे तो एक रूपता आ गई, सब सती प्रथा करने लगे तो एक रूपता आ गई, सब अपनी जाति में विवाह करने लगे तो एक रूपता आ गई। तो एक रूपता लाती है ये, व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करती है। कैसे? अगर आपने उसे कह दिया कि आपको अपनी जाति में ही विवाह करना है तो उसके व्यवहार का नियंत्रण हो गया इनडायरेक्टली। आपने उसे कह दिया कि पर्दा किए बिना घर से बाहर नहीं जाना है तो उसके व्यवहार पर नियंत्रण हो गया। ये व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। मैंने अभी आपको पर्दा प्रथा का उदाहरण दिया, ये समाज में सुरक्षा के लिए ही बनाया गया था। परंपराओं में भूतकाल का अनुभव निहित होता है, अतः उनके सहारे जीवन संकटों और परिस्थितियों का मुकाबला आसानी से कर सकता है। उदाहरण से और अच्छे से ये बात क्लियर रही होगी। परंपराएं राष्ट्रीय भावना के विकास में सहायक होती हैं।
परंपराएं सामाजिक विकास की दिशा निर्धारित करती हैं। परंपराओं में सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के अस्तित्व बना रहता है, क्योंकि इन्हीं का तो अगला रूप, जब भी कोई परंपरा और ज्यादा विकसित हो जाएगी तो उसमें नियम कानून व्यवस्थाएं जुड़ने लगेगी, जिससे संस्थाओं का विकास होगा। आज हमारी समाज में संस्थाएं हैं, परिवार, विवाह, ये संस्थाएं कैसे विकसित हुई? पहले ये परंपरा रूप में रही होगी, बाद में ये संस्था रूप में आई होगी। हर एक संस्था कहां से गुजरती है? हर एक संस्था परंपरा से गुजरती है। हर एक परंपरा कहां से गुजरती है? जन रीति या प्रथा से होकर गुजरती है। हर एक प्रथा आदत से होकर गुजरता है और हर एक आदत विचार से होकर गुजरता है। अर्थात सीधे तौर पर कह दूं तो पहले आता है विचार, विचार बदल जाता है आदत में, आदत बदल जाती है प्रथा में, प्रथा बदल जाती है परंपरा में, और परंपरा और आगे चलती रहे तो बन जाती है संस्था, और अगर उसका लोग विरोध करने लगे तो वो बन जाती है रूढ़ी। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हम परंपराओं की अलग अलग समाजशास्त्रियों द्वारा की गई व्याख्याएं देख लेते हैं। अलग अलग समाजशास्त्री ने अपने शब्दों में इसकी कुछ व्याख्याएं की हैं, उन पर फोकस करो। डीपी मुखर्जी नाम के एक समाजशास्त्री हैं। डीपी मुखर्जी क्या कहते हैं? परंपरा की व्याख्या करते हुए इस समान धारणा को लेकर चलते हैं कि परंपरा एक सामाजिक व्यवहार है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे जाने वाले जैसे क्वेश्चंस में से है, इसलिए मैं आपको ये पॉइंट बता रहा हूं कि समाजशास्त्री ने परंपरा को एक सामाजिक व्यवहार कहा। किसने कहा? डीपी मुखर्जी ने। यह व्यक्ति के व्यवहार को मानक और मूल्य प्रदान करती है। इसके अंतर्गत धर्म, विधियां और प्रतीकात्मक व्यवहार सम्मिलित होता है। डीपी मुखर्जी और आगे इसी को क्लियर करने के लिए कहते हैं, डीपी मुखर्जी परंपरा की व्याख्या आधुनिकता के संदर्भ में करते हैं। वे परंपरा को के हिमायती रहे हैं। उन्होंने भारतीय समाज में परंपरा और आधुनिकता दोनों में द्वंद्व दिखाई दिया। तो ये प्रश्न भी इस रूप में पूछा जाएगा कि समाजशास्त्री ने परंपरा और आधुनिकता में द्वंद्व को स्पष्ट किया। तो डीपी मुखर्जी जो है, उन्होंने डीपी मुखर्जी ने समाज में द्वंद्व को क्लियर किया। परंपरा और आधुनिकता में भारतीय समाज में जो भी परंपराएं हैं वे सामाजिक तथा ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। अभी आपने देखा होगा किसी किसी समाज में जब तेरहवीं होती है, जब कोई आदमी मर जाता है तो उसके 13वें दिन तेरहवीं की जाती है। तो ये जो तेरहवीं की जाती है उस समय भोजन भी कराया जाता है, सामूहिक भोज कराया जाता है, जिसे हम नुक्ता भी कहते हैं। मालवा में उसे नुक्ता कहा जाता है, जनजातियों में उसे टिया कहा जाता है। अलग अलग लोग उसे अलग अलग नाम से जानते हैं। किसी किसी समाज में जब कोई मर जाता है तो वहां दाल रोटी बनाने की परंपरा है। किसी किसी समाज में लड्डू गुलाब जामुन बनाने की परंपरा है। तो ये कैसे आई? अलग अलग समाजों में अलग अलग परंपराएं कैसे विकसित हो गई? उस समाज ने उनकी जो स्थिति होगी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, उनके आधार पर यह निर्धारित किया होगा। तो परंपराएं जो है वो सामाजिक तथा ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का परिणाम होती है। ये प्रोसेस से बनती है। समाज की स्थितियों ने इनको बनाया और आगे इसी को फॉलो किया। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही धीरेन्द्रनाथ मजूमदार नाम के एक समाजशास्त्री हैं। वे कहते हैं कि हमें अतीत अर्थात परंपराओं को वर्तमान के संदर्भ में समझना चाहिए और वर्तमान को अतीत के संदर्भ में समझना चाहिए। देखो, 2 बात कह दी उन्होंने। कहा कि हमें परंपरा को आधुनिकता के संदर्भ में और आधुनिकता को परंपरा के संदर्भ में समझना चाहिए। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा धीरेन्द्रनाथ मजूमदार ने। कभी स्वर्ण युग नहीं था और ना भविष्य में कभी होगा। जो भी अच्छा युग है वो यही है। इसलिए हमें इन द्वंद्व से हट करके वर्तमान समाज को ठीक करने का या उनकी समस्याओं को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। मजूमदार परंपरा और आधुनिकता को जोड़ते हैं और परंपराओं को जीवित रहने के लिए आधुनिकता के साथ समझौता करना पड़ता है, ऐसा कहते हैं। किस समाजशास्त्री ने परंपरा और आधुनिकता में समझौता कराने की बात की? मजूमदार ने इन दोनों के बीच समझौता कराने की
बात की। किसी भी संस्कृति की ताकत उसकी परंपरा होती है और परंपराएं इस अर्थ में ऐतिहासिक होती हैं। उन्होंने संस्कृति के ऐतिहासिक विकास की धारणाओं को सशक्त किया और इसे विकास की जमीन से जोड़ दिया। कुल मिलाकर इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं कि भैया परंपराएं समय के साथ विकसित हुई, अब और परंपराएं विकसित हो उसके लिए आधुनिकता जरूरी है, आधुनिक होना जरूरी है। जब तक आप आधुनिक नहीं होंगे नई परंपराएं विकसित होगी ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड ने अपनी पुस्तक पॉजेंट सोसाइटी या पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर, ये याद रखिएगा, पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर। तो ये पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर बहुत महत्वपूर्ण किताब है सोशियोलॉजी की। उसमें जो परंपरा नाम का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इनको दो भागों में बांट दिया। वो कहते हैं कि एक प्रकार की परंपराएं होती है लघु परंपराएं, दूसरी परंपराएं होती हैं दीर्घ परंपराएं या वृहद परंपराएं। तो वो कहते हैं लिटिल ट्रेडिशन क्या है भैया, तो ये जो रेडफील्ड नाम के रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार छोटी ग्रामीण समुदाय में पाई जाने वाली जीवन व्यापन क्रियाएं, शिल्प से संबंधित संगठन और जो व्यवस्थाएं हैं वे सब क्या कहलाती हैं, लघु परंपराएं। आप इसका उदाहरण देख सकते हैं, जैसे मालवा में हम मृत्यु गीत, मालवा और निमाड़ में मृत्यु गीत गाते हैं जिसे मसाणिया या कायो खोज कहते हैं। क्या कहते हैं, मसाणिया या काया खोज कहते हैं। हिंदुस्तान में जब भी कहीं कोई व्यक्ति मर जाता है तो राम राम सत्य या राम नाम सत्य है ऐसा बोलते हैं। तो ये बोलना जो है वो एक प्रकार का परंपरा है, हर चीज परंपरा से विकसित हुई। तो मालवा में ये जो छोटी छोटी चीजें विकसित हो गई ये मालवा की हैं, इसलिए इन्हें लघु परंपराएं कहा जा रहा है। वृहद परंपराएं क्या होती हैं भैया, तो जो पूरे देश में चल रही हो, जिन परंपराओं का उल्लेख धर्म ग्रंथों में मिलता है, जिनकी विषय वस्तु संस्कृति या चिंतनशील होती हैं, जिनका दायरा संपूर्ण देश होता है, जो पूरे देश में एक जैसी पाई जाती है। जैसे यहाँ कोई मर जाएगा तो राम राम सत्य है बोला जाएगा, राम नाम सत्य है। तो राम नाम सत्य बोलना जो है, राम नाम सत्य है, ये बोल देना क्या हो गई, ये एक दीर्घ परंपरा या वृहद परंपरा हो गई। और मालवा में जो मसाणिया गीत या काया खोज गीत गाए जाएंगे वो एक लघु परंपरा हो गई। कुल मिलाकर जो छोटे से क्षेत्र में विकसित होती हैं, जो छोटे से लोगों या छोटे से एरिया की विशेषता होती है, परंपरा होती है, उसे लघु परंपरा। और जो बहुत बड़े एरिया की, पूरे देश की, पूरे समाज की परंपराएं होती हैं उन्हें वृहद परंपराएं कहा जाता है। तो लघु परंपराएं और वृहद परंपराएं क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। सामान्य शब्दों में लघु समुदाय में पाई जाने वाली परंपराओं को लघु परंपरा कहते हैं। लघु परंपराओं में धार्मिक क्रियाकलापों, रीति रिवाजों, लोक गीतों, लोक नृत्य, जादू आदि क्रिया का जन्म और विकास अशिक्षित कृषक समुदाय में होता है। इसकी उत्पत्ति अनपढ़ लोगों के लौकिक या अलौकिक विश्वास या मान्यता से होती है। और लघु परंपराओं का आधार कोई धार्मिक ग्रंथ या साहित्य नहीं होता है। कुल मिलाकर सीधे कहा जा रहा है कि किसी छोटे से क्षेत्र में वहां के जो लोग हैं वो बिना विचार किए किसी चीज को अपना लेते हैं, तो वो वहां की परंपरा के रूप में बन जाती है कुछ सालों में, और वो उस क्षेत्र की परंपरा कहलाती है, जिसे हम लघु परंपरा कहेंगे। और आगे बढ़ेंगे। वृहद परंपरा क्या होती है भैया, जिन परंपराओं का उल्लेख धर्म ग्रंथों में मिलता है, जिनकी विषय वस्तु शास्त्रीय एवं सांस्कृतिक होती है, जो लिखित, व्यवस्थित और चिंतनशील रूप से बनाई जाती है, समाज द्वारा सोच समझकर, जानबूझकर जो चीजें संपूर्ण समाज के लिए बनाई जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो वृहद परंपराएं कहलाती हैं। उदाहरण, देवी देवताओं, त्योहार, दीपावली, होली, रक्षाबंधन, ये सब क्या है, ये भी परंपराएं। भाई होली के दिन भगवान की पूजा करना ये एक परंपरा ही तो है। सॉरी, होली के दिन रंग लगाना ये एक परंपरा ही तो है। आज से 1-2 हजार साल पहले कोई ऐसा त्योहार थोड़ी ना होगा। जैसे आज हम गणेश बिठाते हैं, अभी थोड़े दिन बाद हमें गणेश जी बिठाना है, गणेश चतुर्थी के दिन। तो गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी बिठाने की परंपरा का विकास हमें पता है 1896 में तिलक द्वारा किया गया, या तिलक ने इस कॉन्सेप्ट को दिया। तो तिलक ने जब पहली बार ये कॉन्सेप्ट दिया होगा तो पहली बार तो ये उनके दिमाग में आया हुआ एक विचार होगा ना। तिलक ने जेल में बैठे बैठे किताब लिखी गीता रहस्य, उसमें इस विचार को प्रकट किया। फिर जब लोगों ने महाराष्ट्र में इसको अपना लिया तो पहले महाराष्ट्र में आया, तो महाराष्ट्र में आया तो ये विचार था पहले,
विचार किस में बदल गया, व्यवहार में, तो इसे हमने आदत कह दिया। फिर हर साल वो बिठाने लगे, तो हर साल बिठाने लगे तो सारी जनता बिठाने लगी, और जब सारी जनता गणेश जी बिठाने लगी तो वो जन रीति बन गई। जब जन रीति को पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी अगली पीढ़ी ने भी अपना लिया तो वो क्या बन गई, परंपरा। और परंपरा को जब नियम के साथ जोड़ दिया गया कि ऐसे उनकी आरती की जाएगी, इस दिन बिठाया जाएगा, इस दिन नहीं बिठाया जाएगा, इस दिन विसर्जन किया जाएगा, सुबह शाम 2 टाइम आरती की जाएगी, आरती में ये गीत गाया जाएगा, तो ये क्या बन गई, एक संस्था बन गई। बहुत अच्छे से समझो इस पॉइंट को, क्योंकि एकदम ताजा सा अच्छा सा उदाहरण है हमारे सामने, किसी एक व्यक्ति ने विकसित किया इसको। तो रेडफील्ड नाम के जो समाजशास्त्री वो कहते हैं बृहत परंपराएं स्कूलों और मंदिरों में पोषित होती हैं, दार्शनिक बनानी तथा बातों तथा साहित्यिक मनुष्यों की परंपराओं होती हैं जो विचार पूर्वक घोषित और हस्तांतरित की जाती है। असली में बाल गंगाधर तिलक ने गणेश बिठाने की परंपरा भारत को एक करने के लिए, जोड़ने के लिए की थी। उनका यह विचार था कि भाई ऐसा कोई कार्य हो जिसमें लोग एक चौराहे पर इकट्ठे हों और एक दूसरे से बातें करना शुरू करें। जब लोग इकट्ठे होंगे तो सब एक एकीकरण की भावना आएगी और वो अंग्रेजों से लड़ पाएंगे, इसलिए गणेश उत्सव की शुरुआत की गई। आगे बढ़ते हैं। मेकिम मेरियट नाम के जो समाजशास्त्री, उनको मूल रूप से ये श्रेय जाता है कि उन्होंने परंपराओं के ऊपर बहुत बड़ा अध्ययन किया और उनको 2 भागों में बांटा। हमने रेडक्लिफ का नाम भी लिया तो इसलिए लिया क्योंकि दोनों को ही याद रखना है आपको। यदि कोई परंपरा प्राचीन धर्म ग्रंथों में बताए गए व्यवहार के अनुरूप होती है तो उसका प्रसार संपूर्ण समाज में होता है और वह वृहत परंपरा कहलाती है। वृहत परंपरा भारतीय समाज के प्राचीन ग्रंथों पर आधारित होती है। जैसे मुसलमानों के बीच परंपरा का आधार कुरान है या शरिया, या सिखों के बीच जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब है। तो ये गुरु ग्रंथ साहिब में जो बातें बोली गई हैं वो वर्तमान में सिखों की परंपरा है। कुरान या हदीस या फिर शरीफ में कई बातें जो हैं वो मुसलमानों की परंपरा है, जैसे टोपी पहनने की परंपरा, जैसे 5 बार नमाज पढ़ने की परंपरा, जैसे बकरे की बलि देने की परंपरा। तो ये परंपराएं हैं सब कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। लघु और वृहत परंपरा में और अच्छे से समझने के लिए दोनों में अंतर देख लेते हैं। 5 अंतर एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। लघु परंपराएं हमेशा मौखिक होती हैं, वृहत परंपराएं हमेशा लिखित होती हैं। लघु परंपराएं जो है वो ग्रामीण और निरक्षर लोगों में विकसित होती हैं और ये साक्षर और शहरी लोगों में विकसित होती हैं। इनका संबंध लोक संस्कृति, स्थानीय अनुष्ठान, रीति रिवाज और अंधविश्वास से होता है। इनका संबंध जो है वो संस्थाएं, धर्म, कला, दर्शन आदि से होता है। ये स्थानीय होती हैं और ये राष्ट्रीय होती हैं, पूरे राष्ट्र की होती हैं। इनमें कम व्यवस्था पाई जाती है, ये अधिक व्यवस्थित होती हैं। ये कम चिंतनशील लोगों द्वारा ऐसे ही बना दी जाती हैं और ये अधिक चिंतनशील लोगों द्वारा कुछ उपयोगिता के आधार पर बनाई जाती हैं। याद रखिएगा दोनों के बीच अंतर। अब हमने परंपरा को खूब अच्छे से समझ लिया, अब हम आधुनिकता की बात कर लेते हैं, आधुनिकता को समझ लेते हैं। आधुनिकता अर्थात मॉडर्निटी क्या होता है? वर्तमान के जो विचार हैं वही मॉडर्निटी है। वर्तमान में आपके दिमाग में जो विचार आ जाए वही मॉडर्निटी है। आधुनिक के अंग्रेजी शब्द मॉडर्न की व्युत्पत्ति लेटिन भाषा के मॉडर्नस से हुई है। किससे हुई है? मॉडर्नस से हुई है, जिसका अर्थ होता है इस काल में, आज के काल में, या शब्दकोश के अनुसार कहें तो वर्तमान में या हाल ही में घटित किसी बात को हम आधुनिक कहेंगे। आधुनिक किसे कहा जाता है? जो आज 20, 10, 20, 50 दिन, 100 दिन, 1 महीने, 2-4 साल के अंदर अंदर जो घटित हो रहा है उसे हम कहेंगे आधुनिक। जो पहले घटित हो चुका है वो पुराना हो चुका, भूतकाल हो चुका हो, तो वर्तमान की चीजों को आधुनिक कहा जाता है। मॉडर्न शब्द मॉडर्नस से बना है, जिसका अर्थ होता है वर्तमान। अब जैसे मैं आपको 4-5 चीजें बता देता हूं। परंपरा है, उसका उल्टा होता है आधुनिकता। परंपरा और आधुनिकता दोनों एक दूसरे के विपरीत होती है। परंपरा कहती है, क्या कहती है? कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। आधुनिकता कहती है कि काम का स्ट्रेस है और सुबह उठने की कोई जरूरत नहीं, आप आराम से उठिए, 10 बजे ऑफिस जाना है, 9 बजे उठिए। दोनों में डिफरेंस है। ये परंपरा थी या आधुनिकता है?
परंपरा कहती है कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, आधुनिकता कहती है कि भैया अपना काम करना चाहिए, सम्मान उम्मान बाद में कर लेंगे, तो काम करने पर फोकस करना चाहिए, बिजी लाइफ हो गई है हमारी, इस तरीके की बातें वर्तमान और पुराने में। जैसे परंपरा कहती है कि पर्दा करना चाहिए, आधुनिकता कहती है कि जींस टी शर्ट पहनकर सबका सामना करना चाहिए। दोनों में डिफरेंस है। परंपरा कहती है कि अपनी ही जाति में विवाह करना चाहिए, आधुनिकता कहती है कि नहीं भाई कोई जरूरत नहीं है, अपने हिसाब से कर लो। तो ये दोनों का अंतर है। आगे बढ़ते हैं और आधुनिकता को थोड़ा समझे। आधुनिकता के पहले समाजशास्त्री विनय कुमार पाठक नाम के जो समाजशास्त्री हैं, ये क्या कह रहे हैं इनको बहुत अच्छे से ध्यान से समझिए। आधुनिकता का शाब्दिक अर्थ आजकल या वर्तमान, जो पूर्व में घटित ना हुआ हो, अब नए ढंग से अवर्णित हुआ है। यह प्रायः परंपरा के विपरीत अर्थ के रूप में प्रयुक्त होता है। बहुत अच्छे से समझ लेना, विनय कुमार पाठक बहुत अच्छी परिभाषा कह रहे हैं। आधुनिकता का शाब्दिक अर्थ होता है आजकल या वर्तमान, जो पूर्व में घटित ना हुआ हो या हो भी गया हो तो अब नए ढंग से अवर्णित हुआ है, वह प्रायः परंपरा के विपरीत अर्थ में उपयोगी होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, आधुनिकता। परिभाषाएं देखते हैं तो एम.एस. गोरे नाम के जो समाजशास्त्री वो कहते हैं आधुनिकता एक जटिल अवधारणा है, क्योंकि जिन समाजों को हम आधुनिक कहते हैं उनमें पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। जब हम आधुनिक शब्द का प्रयोग करते हैं तब हमारा तात्पर्य मुख्यतः देश की अर्थव्यवस्था को आधुनिक स्तर पर लाने से होता है। कुल मिलाकर ये कहते हैं कि देखो जहां पैसे आते हैं ना, वहां चीजें आधुनिक रूप से या नई नई चीजें आने लगती हैं, जिसका सीधा संबंध अर्थव्यवस्था से होता है। तो ये जो समाजशास्त्री एम.एस. गोरे, ये पूर्व कुल मिलाकर आधुनिकता को अर्थव्यवस्था से जोड़ करके प्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ऐसी एक परिभाषा देखते हैं वी.वी. शाह की। वी.वी. शाह कहते हैं आधुनिकता केवल आर्थिक प्रक्रिया ही मात्र नहीं है। देखो पहले मैंने एक परिभाषा बताई जो केवल आर्थिक कह रहे थे, दूसरी परिभाषा क्या बताई जिसमें पहली लाइन में कह दिया समाजशास्त्री वी.वी. शाह ने कि आधुनिकता केवल आर्थिक प्रक्रिया ही नहीं वरन राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रक्रिया भी है। यह एक बहुपक्षीय एवं जटिल प्रक्रिया है जो एक समाज विशेष के संपूर्ण जीवन को स्पर्श करती है। देखो ये सबको पता है कि जीवन के विकास का पहला आधार आर्थिक होता है। जब आदमी के पास पैसे आते हैं तो उसकी चीजें बदलना शुरू होती है, उसके रहने का व्यवस्था, उसके खाने का, उसके पीने का, उसके सोने का, उसके व्यवहार करने का, सब कुछ धीरे धीरे बदलता है, लेकिन शुरुआत पैसों से होती है। तो वी.वी. शाह कह रहे हैं कि हाँ भाई, जो आधुनिकता है उसका सीधा संबंध तो पैसों से है, लेकिन केवल पैसों को हम पैसे आ जाने को आधुनिकता नहीं कहते हैं। जीवन के राजनीतिक पक्ष, जीवन के सामाजिक पक्ष और सांस्कृतिक पक्ष प्रक्रियाओं को भी इसमें शामिल किया जाता है। ऐसे ही एस.सी. दुबे जो हैं वो क्या कहते हैं, एस.सी. दुबे जो हैं वो कह रहे हैं इसकी परिभाषा देते हुए, आधुनिकता एक प्रक्रिया है जो परंपरागत समाज से प्रौद्योगिक और औद्योगिक करण पर आधारित समाज की ओर अग्रसर करती है। कुल मिलाकर हमारे अगर सोशियोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो समाज को दो भागों में बांट दिया जाता है। देखो समाज के दो भाग होते हैं, या वर्तमान समाज के दो प्रकार हो सकते हैं। पहला होता है परंपरागत समाज और दूसरा होता है आधुनिक समाज। अब दोनों में क्या अंतर है? देखो ऐसा समाज जो आज भी कृषि करने पर फोकस करता है, ऐसा समाज जो आज भी ग्रामीण क्षेत्र में जीवन जीता है, ऐसा समाज जो आज भी जनजातीय जीवन जीता है या जनजातीय विशेषताएं धारण करता है, वो परंपरागत कहलाता है। ऐसा समाज जो उद्योग पर फोकस करता है, जो शहरी जीवन जीता है या शहरों में निवास करता है, जो रोज रोज नवी नवी टेक्नोलॉजी को अपनाता है, वो आधुनिक समाज कहलाता है। इस प्रकार समाज का विभाजन। लेकिन हम आधुनिक समाज या परंपरागत समाज नहीं पढ़ रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं आधुनिकता। हम क्या कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं? आधुनिकता। तो आधुनिकता कॉन्सेप्ट आता है आधुनिक समाज में नई नया जो चीजें अपना ली गई हैं, जैसे औद्योगिकरण,
शहरीकरण। हमारी समाज की जो मूलभूत विशेषता नहीं थी, जो हमने बाद में अपनाई, वो सब कुछ आधुनिकता है। जैसे हमारी समाज में गांव में रहने का प्रोसेस था, कृषि करने का, पशुपालन करने का प्रोसेस था, हमने इनको सबको बदल करके क्या कर लिया, नई चीजें अपना ली। अब मैं आपको नए नए उदाहरण देने की कोशिश करता हूं। देखिए, होली पर हम कलर लगाते हैं, तो होली एक परंपरा है, लेकिन रंग लगाने में भी आजकल हम कौन कौन से रंग लगाने लगे हैं। आजकल हम हर्बल रंगों का प्रयोग करते हैं, ऐसे रंग जो शरीर को केमिकल रंग की बजाय अब हम हर्बल रंगों का प्रयोग करने लगे हैं। तो हर्बल जो चीजें हैं ये क्या हो गई, हर्बल रंगों को अपनाना आधुनिकता हो गई। ऐसे ही हम दिवाली पर फटाके जलाते हैं, तो दिवाली क्या है, एक परंपरा है। दिवाली पर फटाके जलाना, फटाके जलाना एक परंपरा है, लेकिन फटाके जलाने के स्थान पर हम कुछ ऐसा, या ऑर्गेनिक फटाके आने लगे आजकल जो प्रदूषण नहीं फैलाते, तो ऑर्गेनिक फटाके जलाना नवीनता हो गई, उसमें आधुनिकता आ गई। खैर, फटाके जलाना खुद भी अपने आप में एक नवीनता है, लेकिन उसका और नवीन स्वरूप क्या आ गया, ऑर्गेनिक फटाके। कोई लोग कहते, जैसे कि बर्थडे पर भारत में माता पिता के चरण स्पर्श करके मंदिर जाकर के भगवान की पूजा करते हुए सभी लोगों के साथ खुशी खुशी दिन बिताने की जो परंपरा थी वो थी। हमने एक नया कॉन्सेप्ट अपना लिया, बर्थडे के दिन हम केक कटिंग करते हैं। ये भारत की परंपरा थी नहीं, हमने दूसरे देशों से ले ली, तो फिर अब भारत में भी अब होने लगा। तो ये बर्थडे के दिन जो है वो केक काटना क्या हो गई, बर्थडे के दिन केक काटना एक परंपरा है। क्या है ये, और परंपरा जो है उसमें नवीनता आ गई, तो नवीनता अब नवीन स्वरूप जो है। परंपरा तो थी कि हम अपने घर वालों के पांव पड़े मंदिर में जाएं, पूजा पाठ करें, वो परंपरा, लेकिन उसमें आधुनिकता आ गई, केक काटना। तो धीरे धीरे जब केक काटने को सब लोग अपना लेंगे, तो केक काटना खुद अपने आप में एक परंपरा बन जाएगी। तो केक, परंपरा और आधुनिकता दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, ये आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि कोई भी पहले आधुनिक चीज आती है, जब समाज में सब लोग उसे अपना लेते हैं, तो वो अपने आप में क्या बन जाती है, परंपरा बन जाती है। आगे बढ़ते हैं, हम आधुनिकता के लक्षण देख लेते हैं कि आधुनिकता में कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे। औद्योगिकरण, नगरीकरण, प्रौद्योगिक उन्नति, वैज्ञानिक उन्नति, सामाजिक गतिशीलता, विभेदीकरण, मूल्यों और आदतों में परिवर्तन, शिक्षा का प्रसार, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, ये सब आपको दिखाई देगा आधुनिकता में ये सब चीजें दिखाई देगी। अगर यही बातें मैं परंपरा में देखूं, तो परंपरा में ना तो औद्योगिकरण होगा, वहां कृषि के आधार पर जीवन जिया जाएगा, नगरीकरण के बजाय ग्रामीण में जीवन जिया जाएगा, तो प्रौद्योगिक उन्नति को शून्य होगी, वहां वैज्ञानिक प्रगति वहां शून्य होगी, समाज जो है वो रूढ़िवादी होगा ना कि गतिशील, विभेदीकरण पाया जाएगा, विभेदीकरण कम पाया जाएगा, सब लोग भाईचारे की भावना से एक दूसरे के साथ रहेंगे, वहां भाईचारा होगा, यहाँ विभेदीकरण होगा। मूल्य और मानक जो है वो प्राचीन मूल्य मानक पालन किए जाएंगे, शिक्षा का प्रसार न्यूनतम होगा, कोई कम लोग शिक्षा प्राप्त करेंगे, अंतरराष्ट्रीय सहयोग शून्य होगा, क्योंकि हम तो भारत में ऐसी परंपरा पालन करते थे ना कि विदेश चले जाओगे तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। जैसे गांधी जी पहली बार विदेश गए तो ऐसा मान्यता थी कि धर्म भ्रष्ट हो गया इनका, विदेश में जाकर आदमी का धर्म भ्रष्ट हो जाता है, ये परंपरा थी। आगे बढ़ते हैं, भारत में आधुनिकता कैसे आई, किन किन चीजों से आ रही है, औद्योगिकरण से, नगरीकरण से, पश्चिमीकरण से, शिक्षा के प्रसार से, लोकीकरण से, प्रजातंत्र से, सांस्कृतिकरण से, इन सब चीजों से भारत में ये भारत है, इस भारत में क्या आधुनिकता का प्रसार हो रहा है। तो आधुनिकता कैसे आ रही है, पश्चिमीकरण से आ रही है, शिक्षा के प्रसार से आ रही है, लोगों वैज्ञानिक प्रगति से आ रही है, औद्योगिकरण से आ रही है, नगरीकरण से आ रही है, प्रजातंत्र आ जाने से आई है, सांस्कृतिकरण से आई है। इन चीजों से मध्य भारत में आधुनिकता का प्रसार हो रहा है। समाज पर आधुनिकता का प्रभाव क्या है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, समाज पर आधुनिकता का क्या प्रभाव है। सबसे पहला प्रभाव आधुनिकता का होता है, आडंबरों और कुप्रथाओं का प्रचलन कम हो जाता है। क्या हो जाता है, आधुनिकता से कुप्रथाओं और आडंबरों का प्रचलन कम हो जाता है। अंतरजातीय विवाह, प्रेम विवाह, विधवा पुनर्विवाह हो रहे हैं या होने लगते हैं। फिर नवीन विचार, मूल्य, आदर्श भारतीय जीवन का आधार बन चुके होते हैं या बनने लगते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी आधुनिकता के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। कृषि में वैज्ञानिक तकनीक और यंत्रों का प्रयोग होने
लगता है। दूर संचार एवं यातायात के साधन अब गांव तक पहुंचने लगते हैं। शिक्षा के प्रसार में ग्रामीण क्षेत्र के लोग गतिशील बन जाते हैं। सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं या बाल विवाह और सती प्रथा जैसी चीजें समाप्त होने लगती हैं, कम होने लगती हैं। जातिगत कठोरता, अस्पृश्यता, इन सब चीजों में कमी आती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारी, जागीरदारी आदि चीजों का उन्मूलन हो जाता है। जजमानी प्रथा, अर्थात जजमानी प्रथा आप अच्छे से समझते हैं, मैं नहीं समझाकर टाइम वेस्ट करूं, ये समाप्त होने लगती है। भारतीय संविधान में समस्त भेदभाव खत्म करके स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता ऐसी चीजों की स्थापना होने लगती है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर S.C. दुबे के विचार है कि भारत में परंपरा और आधुनिकता विरोधाभास के रूप में मौजूद है। ये जो भारत देश है, यहाँ परंपरा भी मौजूद है, आधुनिकता भी मौजूद है और दोनों के बीच विरोधाभास भी है, मौजूद है। योजनाओं में परंपरा बाधक सिद्ध होती है। जब भी हम कोई भी योजना लागू करते हैं, जैसे हमने कोई सी एक योजना लागू की, जैसे हम मान लीजिए कि पेड़ लगाने की कोई योजना लागू करते हैं, तो परंपरा उसमें रोक लगाने लगती है, परंपरा उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करने देती है। जैसे हमने भारत में बाल विवाह रोकने की कोशिश की, तो बाल विवाह को करने में कौन प्रोत्साहित करता है? कोई भी परंपरा जो है वो बाल विवाह कराने के लिए हमारी समाज को प्रोत्साहित करती है, लेकिन सरकार को तो क्योंकि हमें गतिशील बनाना है, हमारे देश का विकास करना है, इसलिए बाल विवाह रुकना चाहिए। तो बाल विवाह पर हम रोक लगाने की कोशिश करते हैं। परंपराएं पुरानी चीजों का पोषण करती है। योगेश अटल नाम के जो सोशोलॉजिस्ट हैं, उनका विचार है कि भारत में परंपरा एवं आधुनिकता साथ साथ चल रही है। परंपरा बनाम आधुनिकता इसे ही कहते हैं। जब एक साथ दोनों चीजें चलें तो वही परंपरा बनाम आधुनिकता। अब हमारी समाज में हर एक विषय में परंपरा और आधुनिकता दोनों में द्वंद्व होता रहता है। जैसे आपने अभी कुछ समय पहले हिजाब विवाद देखा होगा। क्या देखा होगा? हिजाब। हिजाब क्या है? मुस्लिम लड़कियों द्वारा पहना जाने वाला एक प्रकार का वस्त्र है या एक प्रकार की व्यवस्था है जो मुस्लिम लड़कियों में पाई जाती है। आधुनिकता कहती है कि भैया हर एक महिला को, आधुनिकता क्या कहती है? हर एक महिला को स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का अधिकार है। परंपरा क्या कहती है? परंपरा कहती है कि भैया जो पहले से चले आ रहा है उसे नहीं बदलना है। जो चले आ रहा है वो समाज द्वारा समाज के लिए बनाई गई एक व्यवस्था है, इसलिए उसको बना रहने दो। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनना चाहिए। कुछ उसके विरोध में आ गए कि नहीं, क्यों पहनना चाहिए भाई, इसका तो कोई यूज ही नहीं है, इसका तो उपयोग ही नहीं है, इसलिए उन महिलाओं के अधिकारों का शोषण होता है। ऐसी में एक उदाहरण 3 तलाक दे दूं। 3 तलाक जो है बरसों से चला आ रहा था। कुछ लोग कहते थे सही है, कुछ लोग कहते थे गलत है। अब ये क्या हो गया? क्योंकि बहुत सालों से चला आ रहा था, इसलिए एक परंपरा बन गया था। क्या बन गया था? परंपरा। अब जो कहते कि सही है वो परंपरावादी हो जाएंगे, और जो कहेंगे कि नहीं ये गलत है, हर महिला को अपने पति के साथ रहने का अधिकार है, वो आधुनिकतावादी हो जाएंगे। तो हमने कोर्ट के माध्यम से, कानून के माध्यम से परंपराओं पर रोक लगाने की कोशिश की, ऐसी परंपराओं पर, रूढ़ियों पर जो कि समाज के लिए आज उपयोगी नहीं है, रह गई है, जो समाज में समानता को कम करती है, असमानता को बढ़ावा देती है। अब हिंदू धर्म पे आते हैं, एक दो उनका भी उदाहरण देख लेते हैं। बलि चढ़ाना। भाई बलि चढ़ाना जो है वो काली माता के पास बलि चढ़ाना या फलाने भीरू बाबा के पास बलि चढ़ाना, ये एक आदिकाल से परंपरा चली आ रही थी। ये परंपरा चली आ रही थी। ऐसे ही एक प्रथा थी सती प्रथा। ऐसी कुछ प्रथाएं जो है वो समाज द्वारा पोषित कर दी गई और ये परंपराएं थी। अंग्रेजों ने इनको रोकने के लिए, आपने याद रखा होगा, एलन बरो का नाम याद रहा होगा आपको। इन्होंने सती प्रथा रोकने, या जो नर बलि प्रथा है, नर बलि प्रथा, उसको रोकने के लिए कानून बनाया। शुरू में तो लोगों ने उनका विरोध किया, लेकिन फिर धीरे धीरे समाज ने उनको एक्सेप्ट कर लिया। तो समाज से ये बुराइयां धीरे धीरे समाप्त हो गई। देखो, परंपराएं बहुत अच्छी चीज होती हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परंपराएं खराब होती हैं, लेकिन
जब समय के साथ उनका उपयोग नहीं रह जाता तो हमें उनकी जगह नवीन चीजों, आधुनिकता को अपना लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? आधुनिकता को अपना लेना चाहिए। अब इसका यह अर्थ भी नहीं है कि आधुनिकता को ही अपना लेना चाहिए, हर चीज में आधुनिकता को अपना लेना चाहिए। जैसे लिव इन रिलेशनशिप, ये एक आधुनिकता है। ये क्या है? आधुनिकता। परंपरा क्या है? परंपरा है विवाह। परंपरा है विवाह, उसके स्थान पर नई चीज आई आधुनिकता। तो हमें अब आधुनिकता में आधुनिकता का विरोध करना पड़ेगा कि नहीं, अरे भाई समाज ने बड़ी मुश्किल से खुद के लिए एक व्यवस्था बनाई थी विवाह, इसको थोड़ी बदलना है। लिव इन रिलेशनशिप पर रोक लगाई जानी चाहिए, हम ये कहेंगे। क्योंकि अगर ऐसा हमने किया तो समाज की जो व्यवस्था है वो टूट जाएगी, समाज की जो आज की व्यवस्था है वो भंग हो जाएगी, जिससे समाज में नैतिक मूल्यों का पतन, जिसमें समाज में अव्यवस्था और सब कुछ फैलने का डर है। इसलिए हमें आधुनिकता में ऐसी चीजों को नहीं अपनाना चाहिए जो समाज की पूर्ण व्यवस्था को बदलती हो। हाँ, लेकिन ऐसी चीजों को जरूर अपना लेना चाहिए जो व्यक्ति के अधिकारों का हनन करती हो। लिव इन रिलेशनशिप को एक व्यवस्थित रूप में अपनाया जाना चाहिए। कैसे अपनाना जाना चाहिए? व्यवस्थित रूप में, जिससे समाज में व्यवस्था बनी रहे। आगे बढ़ते हैं, निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। कहा जा सकता है कि भारतीय समाज में परंपरा और आधुनिकता का मुकाबला है। आधुनिकता प्रभावशील होने के बाद भी भारतीय समाज में देशी आधार को बदल नहीं पाई। वैश्वीकरण ने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को और अधिक तीव्र कर दिया। ऐसी स्थिति में परंपराओं का या तो कमजोर होकर धीरे धीरे समाप्त होना पड़ेगा, या फिर परंपराओं को अपने आप को आधुनिकीकरण के मूल्यों से जोड़ना होगा। परंपरा और आधुनिकीकरण के परस्पर लेन देन से कई स्तरों पर संघर्ष आएगा। कहीं पर परंपरा को अंत परंपरा, आधुनिकता को आपस में समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ही समाज के महत्वपूर्ण आधार हैं। बहुत ध्यान से इस बात को समझिए। आज जो भारतीय समाज है, ये जो भारतीय समाज जिसे हम देख रहे हैं, क्योंकि ये विकास की ओर बढ़ता हुआ, विकास की और बढ़ने वाला समाज है, जिसे हम बढ़ा रहे हैं, अभी ये चल रहा है इस रास्ते पर। वहां बहुत सारी उसे नई नई चीजें जो हैं, बहुत सारी नई नई चीजें उसे अपनानी है। जैसे हमने कंप्यूटर को अपनाया, जैसे हमने मोबाइल को अपनाया, जैसे हमने 2G के स्थान पर 3G, 4G, 5G को अपनाया, वैसे ही समाज में भी अनेक चीजों को अपनाना है, अनेक नए कॉन्सेप्ट लाने, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि नए कॉन्सेप्ट के बीच में ऐसा न हो कि हमारी भारतीय समाज की जो मूल पहचान हो उसे हम खो दें, उसे हम छोड़ दें। हमें विकास करना है, हमें हमारे खुद के विकास पर, हमारे आर्थिक विकास पर ध्यान देना है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि हम आर्थिक विकास को आधार बनाकर हमारी मूल प्रकृति को खो दें। हम ऐसा ना करें कि दिवाली मनाना छोड़ दें, ऐसा ना हो कि हमारे नैतिक मूल्यों को त्याग दें, हम आधुनिक बने, लेकिन हम आधुनिक बने पुरानी उन परंपराओं के साथ जो कि समाज द्वारा सोच समझ करके विकसित की गई थी, उनके साथ में नए विचारों को धारण करें और ऐसे वाले आधुनिक बने कि नया भी धारण हो और पुराना भी मुझ में मेरा हो। तो हम जाकर एक बहुत अच्छे विकसित रूप को धारण कर पाएंगे। बहुत सारी बातें बता दी हमने। वर्तमान बहस जो थी, भारत में परंपरा हो कि आधुनिकता हो, दोनों पर बात की। निष्कर्ष रूप में भारत में परंपराओं का पालन करते हुए नवीन प्रौद्योगिकी को अपनाकर, नवीन विचारों को अपनाकर समाज को और समृद्ध बनाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन प्राचीनता भारतीय समाज की पहचान है, इसलिए उसका भी उतना ही ख्याल रखा जाना चाहिए जितना आधुनिकता का रखा जाए। और इस प्रकार एक नया कॉम्बिनेशन हमारी समाज में नवीन व्यवस्था को लेकर आए, जिससे समाज का और ज्यादा विकास हो। हमने इस लेक्चर
लेक्चर में परंपरा और आधुनिकता दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया। अगर आप सभी लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।